अगले दिन दोपहर के समय राजीव अपनी ठेली के पास उदास खड़ा है और काम में उसका ध्यान नहीं लग रहा। तभी दादी माँ राजीव की मानसिक स्थिति को भांप लेती है। वह जानती है कि घर में बहस हुई है। राजीव बेटा, कल रात तुम बहुत परेशान थे, है ना? जी हाँ दादी माँ, घर में कुछ पैसों को लेकर थोड़ी कहासुनी हो गई थी। मुझे पता था तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी अच्छी है, पर वह बाजार को नहीं समझती। उसे लगता है कि ये नुकसान तुम्हारी गलती से हो रहा है। तुम मेरी बात सुनो बेटा। जी कहिए। तुम अब पैसों की गड्डी ठेले के नीचे मत रखो। मैं तुम्हारे लिए यह छोटी सी लकड़ी की संदूकची लाई हूँ। तुम सारे बड़े नोट इसमें डालो और मैं इसे अपने पास रखूंगी। जब हिसाब पूरा हो जाए तब मैं तुम्हें रात में घर आकर दूंगी, या तुम इसे अपने घर ले जाना। इस तरह कोई ग्राहक तुम्हारी नजरों से बचकर पैसे नहीं चुरा पाएगा। न लक्ष्मी को गलतफहमी होगी और न तुम्हारा विश्वास टूटेगा। ये कैसी देवी है, मेरी रक्षा के लिए अपने घर से संदूकची ले आई। अगर मैं अब भी इन पर शक करूं तो मैं नरक में जाऊंगा। लक्ष्मी को सब गलतफहमी हुई है। राजीव पूरी श्रद्धा से संदूकची लेते हुए, दादी माँ, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अब निश्चिंत हूँ। यह कहकर राजीव उस संदूकची को वापस दादी माँ को सौंप देता है। दादी माँ अब न केवल गिनती पर बल्कि पूरे दिन के बड़े लेन देन की पूंजी पर सीधा नियंत्रण रखती हैं। यह उनके लिए चोरी करने का और भी आसान मौका है। उसी शाम लक्ष्मी घर के कोने में बैठी है। उसके चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय है। वह जानती है कि राजीव की आज्ञा के विपरीत जाने के लिए उसे अकेले काम करना होगा। राजीव जी ने मुझे मना किया है कि मैं दादी माँ पर शक ना करूं, लेकिन पति की आज्ञा से बड़ी मेरी बेटी का भविष्य है। अगर मैं चुप रही तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे पति के भोलेपन को समझता हो और मेरा साथ दे। गोपाल भाई, हाँ, उन्होंने ही पहले चेतावनी दी थी। लक्ष्मी बाहर निकलती है। बाजार से दूर एक शांत गली के कोने में लक्ष्मी किसी को दबे स्वर में पुकारती है। गोपाल भाई। अरे लक्ष्मी, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आपकी चेतावनी को पहले नहीं समझ पाई, पर अब मैं जानती हूँ। राजीव जी को लग रहा है कि वो पागल हो रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैंने तुम्हें तभी कहा था। मुझे दादी माँ पर शक नहीं, पूरा यकीन था। उनकी ईमानदारी एक मुखौटा है। लेकिन राजीव, वो इतना भोला है कि किसी की नहीं सुनेगा। वही तो, उन्होंने मुझे दादी माँ से बात करने से मना कर दिया है। मेरी विनती है भाई, आप मेरी मदद कीजिए। हम पुलिस को नहीं बुला सकते क्योंकि राजीव जी का दिल टूट जाएगा। हमें सच्चाई को साबित करना होगा ताकि राजीव जी अपनी आंखों से देख सकें। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा भाभी, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। दादी माँ का बाजार में बहुत प्रभाव है। अगर हम नाकाम हुए तो बाजार हमें ही चोर या षड्यंत्रकारी घोषित कर देगा। हम नाकाम नहीं होंगे भाई। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, सुनो मेरी योजना। हम सीधे इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें उनके अपराध को रिकॉर्ड करना होगा। तुम्हें ठेले के पास एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां एक छोटा कैमरा या फोन लगाया जा सके जो सीधे संदूकची पर फोकस करे। कैमरा कहाँ से लाऊंगी? और राजीव जी को पता चला तो? मैं एक पुराना छोटा फोन दूंगा जिसे कैमरा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह काम तुम्हें करना होगा क्योंकि ठेले पर तुम्हारा ही आना जाना है। तुम्हें इसे इस तरह छिपाना होगा कि किसी को शक ना हो, खासकर दादी माँ को।
उनकी आंखें बहुत तेज हैं। रात का समय। राजीव गहरी नींद में है। लक्ष्मी धीरे से उठती है। वह गोपाल द्वारा दिए गए छोटे से फोन को देखती है। उसे पता है कि यह फोन उसके पति के विश्वास को तोड़ भी सकता है और बचा भी सकता है। हे भगवान, मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं अपने पति से झूठ बोल रही हूँ, पर ये झूठ उनके सत्य से ज्यादा मजबूत है। मुझे उनके भोलेपन की रक्षा करनी है। कल या तो मेरा पति मुझे माफ नहीं करेगा या फिर ये घर टूटते टूटते बच जाएगा। तभी वह फोन को अपनी साड़ी के कोने में छिपा लेती है और डरते हुए वापस बिस्तर पर लेट जाती है। उसके माथे पर पसीना है।